नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर यतीन्द्र कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से हूँ। आज का हमारा विषय राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि परीक्षा उपयोगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षा दोनों में ही महत्वपूर्ण है। आज हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं और उनके अंतर संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली अवधारणा स्टार्ट इस प्रकार से है: बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, GDP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हम बात यहाँ कर रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर। तो महत्वपूर्ण बात है इसमें, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा, एक लेखा वर्ष की बात हमने यहाँ करी है, तो लेखा वर्ष से तात्पर्य है 1 अप्रैल से 31 मार्च में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा यानी जो उत्पादन के साधन होते हैं वो सब हमारे जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, वे सभी हमारे उत्पादन के साधन है। सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं हो, मूल्यह्रास भी शामिल होता है। उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये अंतिम वस्तु की बात करता है, ना कि मध्यवर्ती वस्तु की। अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो पूर्ण रूप से तैयार होकर बाजार में बिक्री के लिए आती है। तो ऐसी सभी वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसमें मूल्यह्रास को भी शामिल कर लेते हैं, तो वो सभी हमारा कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि जितनी भी वस्तुएं जो कि निर्मित हो रही है वे सभी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आती है। इसके अंतर्गत कुछ गैर निवासी और विदेशी भी हो सकते हैं जो कि हमारे देश में रहकर कार्य कर रहे हों। और उदाहरण के लिए जैसे भारत में कई विदेशी बैंक और विदेशी कंपनियां कार्यरत है जिनके द्वारा देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। इनके द्वारा की गई मूल्य वृद्धि भी भारत के घरेलू उत्पादन में जोड़ी जाती है। इस प्रकार सामान्य रूप से हम इसकी डेफिनेशन को समझें तो लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों, जिसमें सामान्य निवासी तथा गैर निवासी द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें देश की घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। घरेलू सीमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्पादन के सकल मूल्य का माप प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि इसकी डेफिनेशन जो कंसेप्ट है वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी सकल मूल्य। सकल मूल्य को शामिल करता है। सकल मूल्य का अर्थ यह है कि उसमें डेप्रिसिएशन शामिल होता है। सकल घरेलू उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना होती है, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं की। मध्यवर्ती वस्तुओं को मूल्य में शामिल नहीं किया जाता। इसमें भौतिक उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है। एक लेखा वर्ष से संबंधित होती है और प्रचलित कीमतों पर मापी जाती है। जैसे कि यदि 2006 की GDP का ज्ञात करना है तो केवल 2006 में उत्पादित वस्तुओं को शामिल किया जाएगा, उसमें 2005 की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही उनका विक्रय 2006 में किया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, फीचर्स थे इसके, जिससे कि सकल घरेलू उत्पाद को समझने में आसानी होती है। आगे चलते हैं, इसको इक्वेशन के रूप में देखिए तो GDP एट मार्केट प्राइस का अर्थ यह है कि कुल उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को माइनस कर दिया जाए, मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को घटा दिया जाए, तो हमारे पास GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। दूसरी अवधारणा, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा केवल एक देश की घरेलू सीमा। अंतर क्या है देखिए इसमें, GNP एट मार्केट प्राइस, पहले हमने पढ़ा डोमेस्टिक मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक। तो मुख्य रूप से अंतर जो आया वो पहले हमने फर्स्ट कंसेप्ट था डोमेस्टिक से रिलेटेड था, अब यहाँ हो गया नेशनल से रिलेटेड, राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा केवल एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा
उत्पादित अंतिम उत्पाद के मूल्य से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल किया जाता है। महत्वपूर्ण बात है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जो फर्स्ट है हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत जो उत्पादन हो रहा है वो तो शामिल है, उसमें हमने विदेशों से शुद्ध साधन आय को और जोड़ देंगे तो वो हो जाता है हमारा राष्ट्रीय आय। इस प्रकार बाजार की कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य विदेशी मूल्य से प्राप्त साधन आय का जोड़ है। इसको क्वेश्चन के रूप में देखें हम तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो कि हमारी फर्स्ट कंसेप्ट था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ा है तो हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस आ गया। थर्ड, विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या होता है थोड़ा सा सामान्य रूप से समझे। विदेशों से शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देशों को अपनी साधन सेवाओं व संपत्ति प्रदान करने के बदले प्राप्त आय, लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभांश और इस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में दी गई आय के अंतर के बराबर होता है। इसको हम सामान्य रूप से समझे, जैसे कि भारत देश के कुछ लोग विदेशों में काम करते हैं और वो मान लीजिए 500 करोड़ रुपए कमाते हैं, और विदेशी जो है वो भारत देश में काम करते हैं, उन्होंने 400 करोड़ रुपए कमाए। तो हमारे देश के जो लोग जो साधन विदेशों में काम कर रहे हैं, जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, तो भूमि को क्या मिलता है? लगान, पूंजी को मिलता है ब्याज, मजदूर को मिलता है मजदूरी और उद्यमी को मिलता है लाभांश। तो ये साधन आय कहलाती है। तो ये साधन आय जब विदेशों की साधन आय से ज्यादा होती है तो हमारा धनात्मक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, विदेशों से शुद्ध साधन आय ज्यादा होती है। तो उसका अंतर है इस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में दी गई आय के अंतर के बराबर होता है। विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। तो सामान्य सी बात है, जब विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक होगी तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी हमारा अधिक होगा सकल घरेलू उत्पाद से, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से शुद्ध साधन आय नहीं जोड़ी गई है। इसके विपरीत यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है। इसको हम क्वेश्चन के रूप में देखें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या होती है? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन कंट्रीज, यानी देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय और गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन आय का अंतर है। हमारे देश के सपोज करो हमारे देश के लोगों ने 500 करोड़ रुपए विदेशों से कमाए और गैर निवासी जो है वो 400 करोड़ रुपए हमारे देश से कमा के गए, तो 500 माइनस 400 तो हमारे पास आया 100। तो हमारे विदेशों से साधन आय क्या हो गई? 100 हो गई। इसके विपरीत यदि यहाँ कम होता, इन्होंने 400 करोड़ रुपए कमाए होते और विदेशी 500 करोड़ रुपए कमा कर ले गए होते तो -100, तो हमारा विदेशों से साधन आय माइनस होगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। इनके कुछ घटक हैं, कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति, संपत्तियों द्वारा उद्यमिता से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों में निवासी कंपनियों द्वारा शुद्ध प्रतिधारित आय। कंसेप्ट थर्ड यानी तीसरी अवधारणा क्या है इसकी? देखिए, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहाँ अंतर क्या हो गया? हम लोग पहले हमने पढ़ी जीएनपी एट मार्केट प्राइस, इससे पहले जीएनपी एट मार्केट प्राइस से हम आ गए एनएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी अंतर किसका आ गया? जी और एन का, यानी ग्रॉस और नेट का। समझिए इसको, उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले पूंजीगत यंत्र धीरे धीरे घिसते रहते हैं तथा कुछ मशीनें तथा यंत्र अप्रचलित हो जाते हैं, इसीलिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भाग घिसे तथा अप्रचलित यंत्रों को बदलने में व्यय हो जाता है। यानी जो डेप्रिसिएशन होता है उसकी बात कर रहे हैं, यानी यंत्रों में जो पूंजीगत हमारे उत्पादन कार्य में प्रयोग करने वाली जो चीजें हैं वो सभी घिसती रहती है और अप्रचलित हो जाती है, काम में नहीं लगानी तो बेकार हो जाती है।
तो ऐसे यंत्रों को बदलने में जो व्यय होता है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मूल्यह्रास या घिसाई व्यय, एक ही बात है ये, मूल्यह्रास या घिसाई व्यय या स्थायी पूंजी का उपभोग कह सकते हैं सर, तो ये डेप्रिसिएशन ही कहलाता है। इसको घटा दे तो हमारे पास विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी प्राप्त होता है। इसको बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें जीएनपी से एनएनपी पे आना है तो अंतर क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम आया नेट नेशनल प्रोडक्ट पर। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा तब आएगा जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। इक्वेशन में देखिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से घिसावट व्यय को शामिल करेंगे तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। यहाँ बात करें एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य, ये हमारा जीडीपी हो गया। वित्तीय स्रोत से शुद्ध प्राप्त शुद्ध साधन आय को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास जीएनपी आ गया। उस जीएनपी में से हमने घिसावट को माइनस कर दिया तो हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ गया। और बाजार कीमत तो चल ही रहा है पूरे में। घिसावट व्यय के घटक क्या क्या हो सकते हैं, सामान्य टूट फूट हो सकती है, अप्रचलन हो सकता है, मशीनों की आकस्मिक हानि हो सकती है। ये सभी डेप्रिसिएशन के घटक के कंपोनेंट्स हैं जिनमें डेप्रिसिएशन काउंट होता है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, चौथी अवधारणा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट मार्केट प्राइस का अभिप्राय एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है जिसमें से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है। यानी एनडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब ये हो गया जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है हमारी घरेलू सीमा में निवासियों अंतिम वस्तु सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है जिसमें से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से यदि हम स्थायी पूंजी के उपभोग को डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमारे पास एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसको इक्वेशन के रूप में देखें, बाजार कीमत पर एनडीपी एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। पांचवी अवधारणा देखते हैं, शुद्ध घरेलू आय नेट डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब जीडीपी आपने पढ़ ही रखा है, जीडीपी आपने देख लिया, एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित साधन आय के जोड़ को शुद्ध घरेलू आय या साधन लागत को शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यदि केवल साधन आय की गणना कर दें हम, भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, मजदूर को मजदूरी और उद्यमी को लाभांश, जो हमारे साधन है उत्पादन, भूमि के उत्पादन के साधन चार है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, इनको हमने जोड़ दिया, इनकी जो प्रतिफल प्राप्त होता है यदि हम उनको जोड़ ले तो हमारे पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। यदि लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ में यदि हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी जोड़ दें तो हमारे पास राष्ट्रीय निकल के आ जाती है। तो इसलिए इसको डेफिनेशन को ऐसे समझिए, एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यदि मार्केट प्राइस से हमको एफ फैक्टर कॉस्ट पे आना है, क्योंकि अब यहाँ नई बात क्या हो गई, फैक्टर कॉस्ट भी नई बात हो गई। अब तक हमने जो चारों उदाहरणें पढ़ी वो मार्केट प्राइस पे डिपेंड थी, ये फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट का अर्थ ये है कि हम केवल साधन आय की बात कर रहे हैं, ना कि बाजार कीमत की। साधन आय का अर्थ ये होता है कि फैक्टर कॉस्ट, यानी फैक्टर कॉस्ट पे किसी वस्तु की कीमत क्या रही है और मार्केट प्राइस क्या होती है। क्या होता है, यदि कोई वस्तु बाजार में बिकने जाती है तो उसमें टैक्स जुड़ता है। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ता है और सब्सिडी घट जाती है। उदाहरण के रूप में आप देखिए, जब भी हम बाजार में जाते हैं कोई वस्तु को बेचने तो उस पर टैक्स जुड़ जाता है और सब्सिडी होती है आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता जो होती है, जैसे कि गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर अब तो खैर डायरेक्ट गैस सब्सिडी हो गई है, इसलिए वो खाते में चली जाती है, हमें पूरा पेमेंट करते हैं। परंतु पेट्रोल के उत्पाद है वो हमें सब्सिडाइज प्राइस में मिलते हैं। तो उसका जो आर्थिक सहायता जो है, वो जो मूल्य है वो किसने चुका दिया? सरकार ने आर्थिक सहायता दे दी। सरकार को, कंपनी को पूरा पेमेंट करना पड़ रहा है और उसके बदले में जो सामूहिक जो कंपनी वो है सब्सिडाइज प्राइस पे देती है और वो जो सब्सिडाइज जो सहायता है, आर्थिक सहायता, वो सरकार द्वारा कंपनियों को दे दी जाती है। एनडीपी एट मार्केट में माइनर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनर, इसको ऐसा समझिए, एनडीपी एट मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट पे जाना। देखिए एनडीपी इज इक्वल टू एनडीपी, यहाँ पर एनडीपी एनडी बराबर है, पर हमें जाने के लिए क्या करना पड़ा? माइनस अप्रत्यक्ष कर करेंगे
और आर्थिक सहायता जोड़ेंगे। अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, माइनस कर देंगे अप्रत्यक्ष, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट। जब फैक्ट्री पे कीमत थी वो क्या थी, वो हमें ज्ञात करने के लिए हम वापस पीछे चलते हैं, मार्केट से फैक्ट्री की तरफ आते हैं। तो हम बाजार में गए थे, तो हमने टैक्स जोड़ा था, वो हम टैक्स घटा देंगे। और आर्थिक सहायता प्लस करी थी, तो आर्थिक सहायता माइनस करी थी, तो उसे अब हम प्लस कर देंगे और हम वापस फैक्टर कॉस्ट की तरफ आ जाएंगे। माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी करेंगे, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्स घटाने पड़ते हैं और सब्सिडी जोड़नी पड़ती है। छठी उदाहरण, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी फैक्टर कॉस्ट घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित आय तथा पूंजी उपभोग के मूल्य का जोड़ है। देखिए पहले हमने इससे पहले जो पांचवी थी वो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, अभी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो एनडीपी से हमें यहाँ देख लीजिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से गिसावट रे को माइनस करना पड़ेगा। अंतर क्या है, ये जी का है और ये एन का है। ये जी किसको डिनोट कर रहा है, ग्रॉस को, और ये जी का ये एन कर रहा है नेट को। तो ग्रॉस से हमें नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है, गिसावट को माइनस करना पड़ता है, तो हम नेट पा जाते हैं। सातवीं उदाहरण, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसे हम नेशनल इनकम में किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम जो होती है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हो गया इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस घटे हुए हैं, सब्सिडी जुड़ी हुई है, डेप्रिसिएशन घटा हुआ है, क्योंकि हम नेट की बात कर रहे हैं और नेशनल की बात कर रहे हैं। तो घरेलू आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय को भी जोड़ दिया गया है। डेफिनेशन पढ़े, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतान को बताती है। संक्षेप में समस्त साधन भुगतानों के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय के जोड़ को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय कहा जाता है। लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ को जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय आ जाती है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो हमने निकाला उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे तो हमारे पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। आठवीं जो है अवधारणा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है एक वर्ष में सामान्य निवासी द्वारा से अर्जित साधन लागत का कुल जोड़ है जिसमें गिसावट व्यय को सम्मिलित किया, क्योंकि ये जी की बात कर रहा है ग्रॉस की, तो ग्रॉस में गिसावट व्यय को शामिल किया जाता है। फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है और आर्थिक सहायता शामिल है। ये डायग्राम जो है इससे आपको एक दूसरे का इंटर रिलेशन समझ में आ जाएगा। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। एनडीपी एट मार्केट प्राइस शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत। एनएनपी एट मार्केट प्राइस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। जीएनपी एट मार्केट प्राइस सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत हो। और एनएनपी एट फैक्टर को जो कि राष्ट्रीय होती है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत। अब ये एरो के माध्यम से हमने बता रखा किससे किसकी तरफ जा रहे हैं और कहाँ क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं, और यदि इससे यहाँ आना है, इससे यहाँ आना है, इससे यहाँ आना है तो हमें क्या जोड़ना होगा, क्या घटाना होगा। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमें चाहिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अंतर किसका है, जीएनपी और जीडीपी में फैक्टर कॉस्ट इक्वल है, केवल नेशनल और डोमेस्टिक का अंतर है, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय। तो नेशनल से हमको डोमेस्टिक पे आना होता है तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड घटानी होती है, माइनस करनी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय शामिल होती है और घरेलू आय में शामिल नहीं होती। तो घरेलू आय निकालनी है तो राष्ट्रीय आय में से हमें विदेशों से शुद्ध साधन आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटाना होगा, तभी हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर आ जाएंगे। यदि हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आना होता है तो
ये फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है, एनएनपी और जीएनपी। तो यहाँ क्या होगा, ग्रॉस से हम किस पे आए, नेट पे आए। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमें गिसावट को घटाना पड़ता है, ग्रॉस डेप्रिसिएशन जो होती है उसको घटाएं। तो कैपिटल कंजप्शन, पूंजी उपभोग, स्थायी पूंजी उपभोग कह सकते हैं इसे हम, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हम नेट पे आ जाएंगे। क्योंकि अंतर देखिए क्या है, जीएनपी और एनएनपी में जी और एन का अंतर है, ये ग्रॉस को बताता है, ये नेट को बताता है। यहां से अब हम चाहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमको जाना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो अंतर क्या है, जीडीपी और एनडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो ग्रॉस से नेट पे आना तो वही कैपिटल कंजप्शन, स्थायी पूंजी का उपभोग, डेप्रिसिएशन को घटाओगे तो हम नेट पे आ जाएंगे। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमको जाना है एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे। इसको समझने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे आना है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे आना है। तो फैक्टर कॉस्ट से जब हमको मार्केट प्राइस पे जाना होगा तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ने होंगे और सब्सिडी घटानी होगी। फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्टर जो कॉस्ट है, फैक्ट्री में जो की वस्तु बनी है उसकी मान लीजिए आप उदाहरण के रूप, उससे हमको मार्केट प्राइस पे जाना है। तो कोई चीज बाजार में बिकने के लिए जाती है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ते हैं और सब्सिडी जो आर्थिक सहायता है वो घट जाती है, क्योंकि वो तो सरकार वहन करती है, उपभोक्ता को वहन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स उपभोक्ता को वहन करने पड़ेंगे बिक्री कर, जैसे कि उदाहरण के रूप में, तो वो मार्केट में आए तो वस्तु में जुड़ेंगे तो वो प्लस होंगे। एनडीपी एट मार्केट प्राइस से हमें जाना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे। तो एनडीपी से एनएनपी पे आप गए तो हमने क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो जोड़ना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि ऊपर देखिए हमने नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए घटाया था, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम जोड़ना पड़ेगा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस से जीएनपी एट मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रोस से नेशनल से हमें नेट से हमें ग्रोस पे जाना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट को बात कर रहा है मार्केट प्राइस, और ये होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट से हमें ग्रोस पे आना है तो कैपिटल कंजप्शन, स्थायी पूंजी का उपभोग को जोड़ना होगा। और यहाँ मार्केट प्राइस से वापस हम फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं, जीएनपी दोनों बराबर है। तो मार्केट प्राइस से अब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, यानी फैक्ट्री पे जो कीमत बनी तो वही वस्तु बनी है तो उसके में क्या होगी, तो मार्केट प्राइस से जब हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करेंगे सब्सिडी, क्योंकि जब हम यहाँ से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आए तो सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स प्लस किया तो सब्सिडी माइनस करी थी। अब हम उल्टा जा रहे हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट से हमको वापस फैक्टर पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स जो जुड़े थे वो घटाने पड़ेंगे और सब्सिडी हमें जोड़नी होगी। और एनएनपी से इनका रिलेशन जैसे कि एनडीपी से नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पे आना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, प्लस सब्सिडी करनी पड़ेगी, जो कि इस। तो ये आपस में इंटर रिलेशंस को बताते हैं, इस इंटर रिलेशंस को आप समझिए और इसका